आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक दिन के संपादक आपके सामने हैं। मैम, बिहार इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। बिहार इलेक्शन को लेकर बिहार का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो SIR रहा, और SIR के साथ रहा क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा विषय उठाया, वोट चोरी का मामला। लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता रहा कि आप हमें प्रूफ दीजिए, जो बातें आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं वो प्रूफ दीजिए। तो मैं चाहता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट करना, लोगों से बात करना कि लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, आपको करनी चाहिए न्यूज़ रिपोर्टिंग, क्योंकि अभी भी जो फाइनल SIR के बाद की लिस्ट आई है बिहार की, उसमें करीब 1 करोड़ 32 लाख गलत पतों पर वोटर हैं, करीब 15 लाख वोटर फर्जी हैं। उसमें आज भी एक एक घर में 800-800 600 लोग रजिस्टर्ड हैं। आपको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको ये मानती हूँ कि वोट चोरी जन जागरण का काम था। लोग सजग हुए, अपना वोट ज़रूर देखेंगे, बगल वाले का देखेंगे, फर्जी वोटों पर ध्यान देंगे। शायद 5 साढ़े 5 बजे के बाद जो 58% से बढ़ के 70% हो रहा है प्रतिशत, उस पर ध्यान देंगे, कितने लोग खड़े हैं, वो सब आएगा सामने। लेकिन बिहार के मुद्दे तो पलायन और बेरोजगारी और महंगाई और आर्थिक असमानता, और मुझे लगता है 20 साल का कुछ हिसाब किताब भी होगा। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या आज की तारीख में चुनाव आयोग को निष्पक्ष कहा जा सकता है, और अगर नहीं, भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, तो विपक्ष किस उम्मीद से चुनाव लड़ता है? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो वो नेता प्रतिपक्ष से एफिडेविट और माफ़ी नहीं मांगता। इस देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का पुख्ता सबूत रखा गया आपके सामने। आपको वो सबूत एक्सेप्ट करके जांच करानी चाहिए थी। चुनाव आयोग की इज्जत कितनी बढ़ जाती। एज अ जर्नलिस्ट आप कितना ये कह सकते हैं, आपको कहना चाहिए, क्योंकि संस्था की जिम्मेदारी होती है। देखिए, लोकतंत्र में अगर आप चौथा स्तंभ हैं, अगर मीडिया चौथा स्तंभ है, तो छोटे छोटे स्तंभ ये संस्थाएं भी हैं। और अगर ये संस्थाएं अपना काम नहीं करेंगी तो पक्ष विपक्ष तो चलिए ये अलग डिबेट है और पॉलिटिकल पार्टीज निपट लेंगी, लेकिन संविधान को क्रियान्वित करने के लिए ही तो ये संस्थाएं बनी। लोग बार बार ये बात कहते भी हैं कि विपक्ष जहां जीत जाता है वहां चुनाव आयोग ठीक हो जाता है, जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये कुतर्क बीजेपी से आता है। उस कुतर्क का मेरे पास एक जवाब है। आलंद विधानसभा सीट हमने जीती, उसके बाद भी हमने पुख्ता सबूत दिए कि कैसे वहाँ पर वोट चोरी की कोशिश और साजिश रची गई थी। मुझे लगता है ये जीत हार से ऊपर का मुद्दा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर हैं 6 दिन की, और अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान भी दिया है कि पाकिस्तान से जो हटाए गए हैं अफगानी, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, पुनर्वास के लिए भारत मदद देगा। किस तरह से हमें उनकी इस यात्रा को कवर करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि भारत ने अभी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है अफगानिस्तान। ये डिप्लोमेसी का इशू है। थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस होकर और भावनाओं में बहकर नहीं खेलना चाहिए यात्रा को, क्योंकि कट्टरपंथ से जोड़ा जा रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि तालिबान का वहाँ पर फिर से वर्चस्व हो रहा है और अभी तक हमने उस पर कोई एक बहुत डिसाइसिव स्टेटमेंट सरकार ने नहीं दिया है। इसी कार्यक्रम में बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी आई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलावा अब दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध हमें देखना चाहिए इस टैरिफ के बाद। आप कितना सहमत हैं? मैंने, क्योंकि आज एक दिन के पत्रकार के अलावा कुछ 18-19 साल पत्रकारिता की है, और मतलब बिजनेस और स्टॉक मार्केट्स और कॉरपोरेट जगत की है। अमेरिका के साथ भारत का टोटल जो व्यवसाय है वो हाईएस्ट है। हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, और उस लार्जेस्ट ट्रेडिंग 40-45% हमारा ट्रेड उनसे हो रहा है, और उस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को एकदम से छोड़कर नए मार्केट ढूंढ लेना इतना आसान नहीं होता है। हमारा अगला सवाल है बिहार चुनाव को लेकर। जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जोड़ी बनी उत्तर प्रदेश में, वैसे तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जोड़ी बनी, तो हम स्टोरी करना चाहते हैं कि बिहार में 2 लड़कों की जोड़ी कितना सफल होगी। इस पर हम किस एंगल से स्टोरी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं? आई थिंक स्टोरी 2 लड़कों से ज़्यादा बिहार की अपेक्षा क्या है, बिहार में नौजवान क्या सोच रहा है, बिहार में महिला क्या कह रही है, बिहार में उद्योगपति क्या कह रहा है। मतलब मैं बिहार में थी और पटना में दिन दहाड़े कारोबारी की उसके ऑफिस में जाके हत्या हो रही है। पर ये इसमें मेरा एक सवाल जरूर है, ये केमिस्ट्री सीट शेयरिंग पे आके क्यों खराब हो जाती है? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। एक्चुअली ये सवाल ना, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, लेकिन ये थोड़ा सा इस समय मीडिया इसको बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि एनडीए के खेमे में बड़ी आपाधापी मची हुई है। वहाँ पर जीतन राम मांझी जी कृष्ण की चेतावनी लिखे दे रहे हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो हमको 15 ग्राम, हम वहीं करेंगे।
और उसके आगे की लाइन आप लोग बता नहीं रहे। उसके आगे की लाइन है दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, जो था साध को साधने चला, हरि को बांधने चला। इसीलिए कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले। तो मैं तो हमेशा से कहती हूँ जीतन राम मांझी जी ने किसको दुर्योधन बुलाया है? क्या वो एनडीए को कौरवों की सेना कह रहे हैं? ये तो इस पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। रीजनल पार्टीज ये जानते हुए भी कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उस चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं करती? क्यों वो हमेशा अपने स्टेट पे जब बात करना शुरू करती हैं तो वो चाहती हैं कि उनके पास ज़्यादा सीटें रहें और कांग्रेस के पास कम सीटें रहें? देखिए, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज या राइज ऑफ वर्नाक्युलर पार्टीज, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, टीडीपी हो, तमाम ऐसी जो पार्टीज हैं, डीएमके हो, इनका राइज का एक कारण था लोगों के अंदर रीजनल एस्पिरेशन। वो भाषा के बेस पे आया होगा, वो रीजन के बेस पे आया होगा, वो जाति के बेस पर भी आ सकता है। मुझे लगता है इस सच को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आज रीजनल पार्टीज का एक वर्चस्व है, रीजनल पार्टीज एक रियलिटी है। बीजेपी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बीजेपी, चिराग पासवान हनुमान बने थे, आज कह रहे हैं मैं सारी सीटों पर लड़ूंगा। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं अगर मुझे इतनी सीटें नहीं दीजिएगा तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं होता उनके साथ? नीतीश कुमार जी ने लिस्ट बना के भेज दिए। पूछिए अपने बिहार के जर्नलिस्ट, उन्होंने पहले ही लिस्ट बनाकर भेज दिए कि भाई इतनी सीटों पर, हम आपसे ज़्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। 123 मेरे ख्याल से नंबर चल रहा है जेडीयू का। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत मजबूत हुई है, बहुत एग्रेसिव दिखती है जी। लेकिन एक सवाल है मैम कि जितनी स्ट्रॉन्ग कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पे दिखती है उतनी जमीन पे क्यों नहीं दिखती? कहाँ आपको लगता है कि इसमें कमियां नहीं, रह आपको गई? जमीन पे कांग्रेस पार्टी क्यों कमजोर दिख रही है सोशल मीडिया से कमजोर? नहीं, मतलब अगर राजनीतिक आंकड़ों की बात करें या जिन जिन जगहों पे अभी अगर पिछले एक डिकेड में देखें या पिछले 10-15 वर्षों में, खासतौर से मैम हिंदी पट्टी है, अब वहाँ पे देखें कि पहले कांग्रेस की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, तो ये जो मतलब बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, तो कहाँ लगता है कि देखिए, लैग एक कर तो रही है ना पार्टी? सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स एक टाइम पर जुदा चीजें थी। मुझे लगता है कि आज वो पैरेलल लाइंस हैं। इसलिए है क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हैं और ग्राउंड पे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप ग्राउंड पे बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे कुछ खबर नहीं है, वो कोई बात नहीं है। एक असलियत ये है कि कांग्रेस बिल्कुल सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हुई है, ज़्यादा अग्रेसिव हुई है। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस को बहुत कम दिखाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को बहुत कम दिखाया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने वोटर अधिकार यात्रा को बहुत कम दिखाया। बट मेरा अपना मानना ऐसा नहीं है। हाँ, ज़रूर हमारा परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा, लेकिन 99 सीट्स जीतना लोकसभा में, या तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल में जीतना, या झारखंड में सरकार का रिपीट होना, या तमिलनाडु में होना, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल वीक है। हाँ, मुझे बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेता का इंटरव्यू करने के लिए बोला गया है, तो आपको क्या लगता है कि किस बीजेपी नेता का इंटरव्यू करना चाहिए जिससे खबर निकल के आए? मुझे लगता है बीजेपी की एक प्रॉब्लम तो ये है बिहार में कि उनके पास कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट करने वाला। पर जिसका भी करिए सवाल 20 सालों पर भी पूछिए, घटक दलों पर भी पूछिए, कौन सी मुखरित आवाज़ें हैं, आप लोग किसको सोच रहे हैं करने का? शायद रविशंकर प्रसाद जी का बहुत इंटरव्यू हो रहा है आजकल, सम्राट चौधरी जी को काफ़ी लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, निशिकांत, बट निशिकांत एक्चुअली तो झारखंड के हैं, तो उनका बिहार पे क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता। बट और कौन लोग बोल रहे हैं इस पर? प्रभारी का आई थिंक करना चाहिए। बिहार के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी हैं, शायद धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का आपको ट्राई करना चाहिए। एज ए रिपोर्टर हम लोग को सबसे बड़ी दिक्कत एक आती है कि कई ऐसे नेता हैं जो कि अलग अलग चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देते हैं या डिक्लाइन कर देते हैं इंटरव्यू देने से। ऐसे में हम लोग को एज ए रिपोर्टर क्या करना चाहिए? क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं? और पुश करना चाहिए, परसिवियरेंस करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ा गुण होता है परसिवियरेंस। मुझे याद है एक बार मैं जर्नलिस्ट थी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी और मैं किसी से वो पुख्ता करना चाह रही थी कि ये लगा दें कि नहीं, सही है कि नहीं। मैंने उस आदमी को 35 कॉल किए होंगे, तो उसने 36वां कॉल मेरा उठा ही लिया और कहा हाँ भाई बोलिए। तो मुझे लगता है परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है। उनसे मिलिए, पूछिए क्या दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि कुछ गलतफहमी हो जाती है, उनको लगता है कि आप दूसरी तरफ से हैं या आप कोई नैरेटिव चला रहे हैं या आपके बारे में हो सकता है किसी ने उनको कुछ गलत जानकारी दी हो। तो मुझे लगता है कि परसिवियरेंस आपको रखना चाहिए।